स्टूडेंट, मैं मुकेश सिंह केएल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। ये जो लेक्चर है बेटा इलेक्ट्रिकल सेकेंड सेमेस्टर और कंप्यूटर साइंस के सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। इलेक्ट्रिकल सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे जो हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम के सब्जेक्ट का स्टडी करते हैं, और जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं वो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नाम से सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब इन दोनों बच्चों में कॉमन चीज़ क्या है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 चैप्टर जो हैं वो कॉमन है दोनों में। कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की सिलेबस है वही सेम सिलेबस कंप्यूटर साइंस के ब्रांच के भी बच्चों की है। तो सबसे पहले हम उसी पोर्शन को कवर करेंगे जो दोनों ब्रांच में कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहला यूनिट जो आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों का, उसमें यही आता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स आता है, जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर वगैरह वगैरह। तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में सिलेबस के अनुसार। तो अब हम सबसे पहले जब इस सब्जेक्ट की शुरुआत ही करते हैं, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, जब इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उस सबसे पहले हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, देन उसके बाद आगे हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहला ही उसमें टॉपिक आता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि पदार्थ की संरचना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ मैटर किसे बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ये स्ट्रक्चर ऑफ मैटर किसे बोलते हैं। तो बेटा आप लोग देखते चले जाइए। पहली हेडिंग डालेंगे पदार्थ की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर किसे बोलते हैं, और हेडिंग में क्या है, पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, तो क्या कोई भी वस्तु जो क्या करती है, स्थान घेरती है या उसका भार होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरता है और जिसका एक निश्चित भार होता है वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम अपना मोबाइल ही ले लीजिए, क्या है, क्या बेटा, इसका एक भार भी है और एक स्थान भी घेर रहा है, इसलिए इसको किसकी कैटेगरी में आएगा, पदार्थ में आएगा। प्रकृति में जो पदार्थ मुख्यतः 3 रूपों में पाई जाती हैं, या तो वो सॉलिड पाई जाएंगी, ठोस, लिक्विड पाई जाएंगी, द्रव, या तो गैस फॉर्म में पाई जाएंगी। ये 3 रूपों में पाई जाती हैं। या तो वो सॉलिड के रूप में, ठोस के रूप में रह सकता है, या तो द्रव के रूप में रह सकता है, या तो गैस के रूप में रह सकता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे अणु कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अणु या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब आता है बेटा अणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। क्या बोला कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। तो अब अणु क्या होता है, अणु पदार्थ का वह, अब दूसरी हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, अणु, मॉलिक्यूल्स। तो अणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग होता है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। अर्थात पदार्थ के जो भी गुण होते हैं वो सारे गुण इसमें विद्यमान होते हैं। पदार्थ का प्रत्येक अणु, जो पदार्थ का प्रत्येक अब अणु जो मॉलिक्यूल्स है वो किससे मिलकर बने होते हैं, अपने छोटे से छोटे कणों और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और अणु क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसके बाद आता है कि बोल रहा है कि अणु जो हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो परमाणु क्या होते हैं बाबू, परमाणु क्या होते हैं, अब इसको जानिए। परमाणु क्या है, हेडिंग डालिए परमाणु, और इसमें लिखेंगे क्या कि किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, किसी भी पदार्थ का कोई भी मैटर है उसका वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है, जो क्या कर सकता है, केमिकल रिएक्शंस में भाग ले सकता है, या उसे केमिकल रिएक्शन के द्वारा पृथक पृथक मतलब अलग किया जा सके या सेपरेट किया जा सके, उसे ही क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, ठीक है। अणु और परमाणु में अंतर क्या है, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया बेटा अच्छे से। परमाणु मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जो पदार्थ के मूल कण कहलाते हैं। अर्थात जो परमाणु होते हैं पदार्थ के मूल कण से बने होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। क्या बोल रहा है बेटा, अभी आपने क्या पढ़ा कि एटम जो होते हैं
वो मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक आवेशित होता है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेशित होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो होता क्या है, अब यहाँ पे देखिए कि क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है, नाभिक। अब नाभिक में होते क्या हैं, जिसे न्यूक्लियस बोला जाता है इंग्लिश में। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, सेल्स कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जैसे देखिए ऐसे। और इलेक्ट्रॉन्स को डॉटेड से शो किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक आवेशित होते हैं। अब देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने इस जो सेल है इसको मतलब अंडाकार बनाया है, और यहाँ पे वृत्ताकार बनाया है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बेटा कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछता है कम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर लगाते हैं जिन कक्षाओं में, उनका आकार कैसा होता है। तो प्रैक्टिकली वास्तव में तो क्या होते हैं, वास्तव में क्या होते हैं, वो अंडाकार होते हैं। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉन्स फील कर रहे हैं उसको अच्छे से। ऐसे क्या होगा कि कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा हो जाता है डायग्राम बनाना, इसीलिए हम लोग वृत्ताकार लेते हैं, ठीक है। तो अब बारी आती है कि अब देख लिया, अब इलेक्ट्रॉन्स फील करने का जो फार्मूला होता है, जो क्या होता है, सेल्स में जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स फील करने का फार्मूला होता है 2n² होता है, ठीक है। 2n², n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है, कक्षाओं की संख्या है। अब इन कक्षाओं को कैसे कैसे डिनोट किया जाता है, k से l, k, l, m, n ऐसे शो किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने शो किया है, k से फिर l से। तो k के लिए n का मान 1 रखेंगे, m के लिए l के लिए n का मान 2 रखेंगे, ऐसे रखते चले जाते हैं, ठीक है। तो 2, 8, 18 ऐसे करके आएगा आपका, क्योंकि देखो जब 2n² है, n का मान 1 रखेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब जब 2 रखेंगे n का मान तो क्या हो जाएगा, उधर 2 दूनी 4 और ये 2 कितने हो गए, 8। और जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 9 दूनी 18। तो 2, 8, 18 ऐसे करके चला जाता है। दूसरी चीज़ कि अगर हम बोलें बेटा, किसी भी चीज़ को बोलें कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कार्बन का एग्जाम्पल लिया है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, और एटॉमिक वेट किसे, मतलब एटॉमिक वेट किसे कहते हैं, एटॉमिक परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट अभी जस्ट आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो पहले ये समझिए कि पहले इलेक्ट्रॉन्स कैसे फील करते हैं ये सीख लेते हैं। तो कार्बन का क्या होता है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। परमाणु क्रमांक 6 मतलब होता है, किसी भी, जैसे बोला जाए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 है। इसका मतलब ये होता है कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, उसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु क्रमांक बराबर अगर 6 दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 है। तो जैसे देखो यहाँ कार्बन लिखा है, कार्बन का क्या परमाणु क्रमांक 6, परमाणु क्रमांक 6 मतलब इलेक्ट्रॉनों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उसमें कितनी है, 6 है, और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है, 6 है, ठीक है। अब जो होता है, अब इलेक्ट्रॉन्स फील कैसे करेंगे। अब कार्बन का ही ले लिया हमने, ठीक है। ये कार्बन का नाभिक है, मान लेते हैं ये कार्बन का नाभिक है। अब क्या किया बेटा कि हमने फार्मूले से 2n² फार्मूले से ये मान लेते हैं हमारा क्या है, के है, के सेल को नॉमिनेट किए हैं किससे, के से। तो के बराबर क्या रखेंगे, के लिए n का मान 1 रखेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गया बेटा और 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गया। अब बचे कितने, 6 में से 2 निकल गए, 4 बचे। अब उन 4 इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिल करेंगे बेटा, उन 4 इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिल करेंगे, अब जो दूसरी कक्षा क्या होगी, जो सेल होगी एल है। अब इसमें जो बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको फिल कर देंगे, बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको
फिल कर देंगे। अब ये क्या कहलाता है, बैलेंस सेल कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल या संयोजकता कक्ष बोलते हैं। इसमें होता क्या है बेटा कि जब भी किसी भी एटम में, किसी भी एटम के बाहरी कक्षा में, जैसे कार्बन है, कार्बन के बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल मतलब ये न ही वो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेगा, न ही इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करेगा। अगर उसके पास 8 से कम है तो ऐसी स्थिति में वो या तो वो दे सकता है किसी को, या तो ले सकता है। किस लिए, स्टेबल होने के लिए। तो अब अगर उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन में देखो बेटा, कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, या तो वो कितने हैं, 4 हैं बाहरी कक्षा में, तो या तो वो 4 देगा या तो 4 लेके स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये चीज़ आपको पता हो गई होगी इलेक्ट्रॉन्स को फील कैसे करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक और दिखा देते हैं। ये देखिए हमने फार्मूला वगैरह सब कुछ लिख लिया है। ये आपको PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उससे आप लोग अच्छे से नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग कि वही जो हमने बताया कि कोई भी पदार्थ जो मैटर है वो किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। पार्टिकल्स किससे मिलके बने होते हैं, अणुओं से मिलके बने होते हैं। अणु किससे मिलके बने होते हैं, परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। और परमाणु में मूल कण कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, अभी चार्ज और इसके मास के बारे में भी आगे बताएंगे, उसकी पहले समझिए आप। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो नाभिक में कौन रहता है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भारी कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब हम बारी आती है बेटा, देखिए हमने यहाँ पे और एग्जाम्पल लेके आपको इलेक्ट्रॉन्स कैसे फील करते हैं और होमवर्क में भी आपको दे दिया है, ये आप कर लीजिएगा। अब देखो सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन का कितना हुआ बेटा 14, सिलिकॉन का कितना हुआ 14। तो अब सिलिकॉन ले लिया हमने, सिलिकॉन के लिए 14। अब 14 के लिए अब के लिए अगर के कक्षा हम पहली कक्षा को क्या मान लेते हैं, पहली कक्षा को क्या मान लेते हैं, पहली सेल को के मान लिया। के लिए n का मान 1 रखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे, तो यहाँ पे 2 डाल दिया। अब दूसरी कक्षा L के लिए क्या लेंगे, n का मान 2 लेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। देखो दूसरी कक्षा के लिए क्या दिखाया है, 8 दिखाया है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब तीसरी, अब बचे कितना, 8 2 10 हो गया, 4 बचे 4, तो लास्ट वाले कक्षा में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से अब जर्मेनियम का 32 है, इसको कर लीजिएगा। नाइट्रोजन का 7 होता है, इसको कर लीजिएगा। और एल्युमिनियम का 13 होता है, इसको कर लीजिएगा। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने नोट्स में ये बना लीजिएगा। ठीक है, तो इतना था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो चीज़ हम बता रहे हैं आपको, इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है और आपको जानना भी ज़रूरी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं उसके बारे में डिस्कस करने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए कि देखो अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मूल कण होते हैं। अब इसके आवेश के बारे में पढ़ेंगे और मास के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जब आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। और मास की यूनिट क्या होती है, द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, मास या द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, केजी में प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश की बात किया जाए तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात किया जाए तो कितना होता है बेटा, 9.1 × 10⁻31 केजी होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से प्रोटॉन की बात किया जाए तो प्रोटॉन में आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। और उसमें द्रव्यमान कितना होता है, 1.672 × 10⁻27 केजी। न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, उदासीन होता है, और इस पे द्रव्यमान कितना होता है, 1.675 × 10⁻27 केजी। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए मास के टर्म में, मास के अनुसार कौन सबसे हल्का होता है और कौन सबसे भारी होता है, ये बताइए। किसका मतलब बोल सकते हैं किसका द्रव्यमान अधिक होता है और किसका द्रव्यमान कम होता है, क्या होगा बेटा,
9.1 इंटू 10⁻31, माइनस में पावर है 31 में, तो किसका सबसे कम होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स के बाद किसका होगा? 1.672 है, तो किसका हो जाएगा? प्रोटॉन का। और सबसे द्रव्यमान सबसे अधिक किसका हो जाएगा? न्यूट्रॉन का, 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, ऐसे ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तो क्या रहते हैं? नाभिक में रहते हैं, एकदम स्थिर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है। तो जब कोई चीज़, अगर हम घूम रहे हैं, अगर हम दौड़ रहे हैं, तो क्या होगी? हमारी एनर्जी लॉस होगी, तो हम सबसे हल्के होंगे। होंगे कि नहीं? तो सबसे हल्के होंगे, पतले दुबले होंगे, फिट रहेंगे, लेकिन पतले दुबले रहेंगे, और क्या रहेंगे? हल्के होंगे। और जो बैठ के आराम से शांति से बैठा हुआ है, वो क्या होगा भैया? भारी होगा ना बाबू। खाएगा पिएगा मस्त पड़ा रहेगा तो भारी होगा ना, जनरल वे में। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि एक और चीज़ आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट, ये डाटा आप पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के 1840 गुना अधिक होता है। कितना गुना? 1840 गुना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट इसी पे न्यूमेरिकल पूछता है बेटा कि जो प्रोटॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास के कितना गुना होगा, एक किसी को दे देगा, दूसरे को पूछ लेगा, तो ऐसे निकाल लेते हैं। अब बारी आती है कि परमाणु भार किसे कहते हैं और परमाणु क्रमांक किसे बोलते हैं, एटॉमिक वेट किसे बोलते हैं और एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं। तो परमाणु भार किसे बोलते हैं? नाभिक के भार को क्या बोलते हैं? परमाणु भार बोलते हैं। अब नाभिक के भार को परमाणु भार बोलते हैं, अर्थात नाभिक में क्या होता है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो नाभिक के भार को परमाणु भार बोला जाता है। और परमाणु क्रमांक किसे बोला जाता है बेटा? परमाणु क्रमांक किसे बोला जाता है? परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात कि एटॉमिक नंबर बराबर क्या हो जाता है बेटा? प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्थात अगर बोल दिया जाए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 और 13 है। ठीक है, और प्रोटॉनों की संख्या भी 6 और 13 है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लो बेटा कि जैसे नाभिक है, अब नाभिक के पास वाला जो सेल है के, नाभिक के पास वाला सेल क्या है? के है। अब के में क्या होगा? नाभिक के पास वाला जो सेल है के है, तो के है, तो के में जो इलेक्ट्रॉन्स होगी उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? मिनिमम एनर्जी होती है। तो जैसे अगर मैथमेटिकल टर्म में देखोगे बेटा, तो के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, एल के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि के में जो इलेक्ट्रॉन्स है माइनस में है मान, -13 13 मतलब -13 मतलब क्या हुआ कि उसके पास क्या है? एनर्जी कम है एज कंपेयर टू एल की तुलना में। एल में क्या है बेटा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्थात क्या है? -13 से -3 आया, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, ऐसे करके कहाँ चला जाएगा बेटा? कहाँ चला जाएगा? पॉजिटिव में चला जाएगा। अर्थात जो के में इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास जो एनर्जी है वो मिनिमम एनर्जी है, एल में उससे ज़्यादा है, एम में आगे बढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा होगा। एक्चुअल में ये फार्मूले से निकलता है, बोहर मॉडल में फार्मूला दिया गया उससे निकलता है, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं, उतना नहीं पढ़ना है हमें। जो कॉन्सेप्ट बताना था मैं ये बताना चाह रहा था कि नाभिक के पास वाली सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके पास मिनिमम एनर्जी होगी, और जैसे जैसे हम लोग दूर चले जाएंगे वैसे वैसे मैक्सिमम एनर्जी होगी। जैसे एम में यहाँ पे -1.51 है, उसमें मैक्सिमम एनर्जी है। ठीक है, तो अर्थात एनर्जी क्या होगा? इस तरीके से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। इसको जैसे समझो कि नाभिक के पास में के है, के में जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब उसके लिए एनर्जी क्या दे रहा है? -13 कुछ दे रहा है। अर्थात उस इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम चाहते हैं कि वो अपनी कक्षा छोड़ के जाए तो हमें +13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन वही जो एम में है -1.51 है,
-1.51 है, अर्थात इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है अगर हम उसको फ्री करना चाहते हैं अर्थात उसकी कक्षा से बाहर निकालना चाहते हैं तो सिर्फ हमें +1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, अपनी कक्षा छोड़ के फ्री हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही धारा के प्रवाह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आप समझ गए होंगे अब मैं क्या बताना चाह रहा था कि जो नाभिक के पास वाला सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी मिनिमम होती है, अर्थात उसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा क्या करने के लिए बेटा, बाहर निकालने के लिए। ये मैथमेटिकल टर्म में भी हमने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था एटॉमिक स्ट्रक्चर का। आपके सिलेबस के अनुसार इतना आप जान लीजिए, सारा नोट्स बना लीजिएगा, मैं PDF सेंड कर दूंगा, नोट्स बनाते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। कल मैंने लेक्चर डाला था लेकिन एक्चुअल में उसकी क्वालिटी ख़राब थी, इस वजह से मैंने आज दोबारा वीडियो बनाया और अब आपको आज मैं लेक्चर डाल दूंगा। ये जो लेक्चर है आप प्लेलिस्ट में जाइएगा बेटा, और प्लेलिस्ट में जो BEEE CS के लिए लिखा होगा या प्लेलिस्ट के उसमें चले जाइएगा बेटा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट में चले जाइएगा। और दोनों बच्चे जाएंगे, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी। वहाँ जाके वहाँ पे हम इसको नाम से डालेंगे BEEE एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2021 के नाम से लेक्चर नंबर 1। वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाके इसको पढ़िएगा। ये PDF आपके ग्रुप में मैं भेज दूंगा, वहाँ से आप लोग नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। कल हम आगे की सिलेबस की बात करेंगे, जैसे कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल के टर्म में पदार्थ को कैसे डिवाइड किया गया है, कंडक्टर किसे बोलते हैं, इंसुलेटर किसे बोलते हैं, सेमीकंडक्टर किसे बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप के अनुसार इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बेटा एग्ज़ाम तो होंगे पक्का है, इसीलिए आप तैयार रहिएगा पहले से। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।